जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के हैजान हज़यान खौफ, पार्टी में खलबली और इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। इमरान खान ने अभी ऐलान किया कि वो 9 सीटों से इंतखाब लड़ेंगे ज़िमनी इंतखाबात में। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये पैनिक की बहुत बड़ी सिचुएशन है और उस सिचुएशन में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अंदर से इनका क्या हाल है और ये इस तरह के ऐलानात क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो नाअहली वगैरह की कहानी सुन रहे थे, तो वो तो बातें ख्वाब तो नहीं, अब हकीकत बन रही हैं। और 18 अगस्त को खान साहब को नाअहली के केस में बुला लिया है इलेक्शन कमीशन ने, और 23 अगस्त को खान साहब को वो जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बुला लिए। तो यूँ लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब करीब तर जा रही हैं। तीसरी खबर जो बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि हर चैनल पे गर्दिश कर रही है कि जनरल बाजवा ने अब मज़ीद कुछ टेलीफोन कॉल्स किए हैं और उसमें उन्होंने जो है सऊदी अरब और यूएई के हुक्काम से भी रब्ता किया है और पाकिस्तान के लिए जो फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं इस डूबती मईशत को सहारा देने के लिए, वो सारे भी अब उनके ताउन से भी आ रहे हैं, उनका भी इसमें शेयर होगा। तो ये एक बड़ी ख़बर है। इस हवाले से पीटीआई क्या कह रही है और ये दरअसल पीटीआई को क्या मैसेज दिया गया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में वो जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, 4 खबरें हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था जिसमें कभी चीफ जस्टिस रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर रहे हैं, कभी काजी फाइज ईसा ख़त लिख रहे हैं, उस सारे मामले में एक और ख़त सामने आ गया है। और ये 4 खबरें हमने डिस्कस करनी है, ज़रा दिल थाम के बैठे और सुने। खान साहब ने कहा जी कि मैं 8 या 9 नशिस्तों से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। इसके 2-3 पहलुओं पर नज़र डालें कि ये पैनिक में क्या हरकतें कर रहे हैं कि अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। पहली बात तो ये, खान साहब का इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। खान साहब असम्बली के मेंबर हैं और ये अजीब पार्टी है, मीडिया पे आके कहती है हमारे इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, हम इस असम्बली में चोरों डाकुओं के साथ नहीं रहना चाहते, और साथ साथ ही ना गाड़ियाँ छोड़ते हैं, ना सरकारी रिहाइशगाहें छोड़ते हैं, ना सरकारी तनख्वाहें छोड़ते हैं, उसके लिए लपक कर झपट कर उसकी तरफ पढ़ते हैं और मीडिया पे आए कहेंगे कि हम इन चोरों गद्दारों के साथ नहीं रहना चाहते। तो खान साहब ने अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। एक नशिस्त के आप मेंबर हैं, आप कैसे दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ सकते हैं? और इससे लुत्फ़ ये की बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, हालांकि लड़ नहीं सकते, लड़ भी सकते हैं, तो फिर 8-9 नशिस्तों से आप क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? इसलिए तो ये तो आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा मजाक है कि आपकी तो कोई तंजीम ही नहीं है, एक ही आदमी है और उस पार्टी का बयानिया उसी आदमी के हाथ है। ना परवेज़ खटक की कोई वैल्यू है, ना शाह महमूद कुरैशी की, ना असद कैसर की, ना कासिम सूरी की, ना असद उमर की। ये सारे लफंगे ऐसे ही साथ फिरते रहते हैं। अगर सारे इंतखाबात जो हैं खान साहब ने लेने, तो फिर ये तो जनरल इलेक्शन में तो ये होगा कि 272 की सीटें हैं, तो 272 की सीटों पे खान साहब अपने कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे। जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो कागजात नामजदगी जितनी मर्जी नशिस्तों से जमा कराए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पहले वो असम्बली का मेंबर तो ना हो ना। आप असम्बली के मेंबर हैं, आप कह रहे हैं मैं इन सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा जो है, अब कोई तंजीम नहीं है, ये पार्टी सिर्फ एक आदमी का बयानिया है और वो आदमी ना हो। फ़र्ज़ करें कि नाअहली की तलवार लटक रही है, फ़र्ज़ करें वो नाअहल हो जाते, तो हमें सारी समझ आ रही है कि ये पार्टी क्या होगी। ये पार्टी एक सिर्फ ताकतवर सोशल मीडिया होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ वही वाला नरेटिव होगा, चोर डाकू गद्दार वाला। और खान साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर तो ना वो असम्बली के मेंबर रहेंगे, ना इधर से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ख़त्म पार्टी। नवाज शरीफ को भी नाअहल किया था ना, तो नवाज शरीफ की तो पार्टी साथ खड़ी हुई थी, कोई बंदे टूटे भी नहीं थे।
खान साहब के तो बंदे पहले ही राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे राब्ता करें, कोई टिकटों की बात करें। तो ये किस किस्म की पार्टी है? पार्टी नहीं है, ये टोला है जिसके सरगना की तोहमत इमरान खान पर है। और इससे ज़्यादा मज़हक़ा खेज बात हो ही नहीं सकती। ये जो अभी खान साहब कर रहे हैं ना, और हर तकरीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गद्दारों के साथ मिला हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुना देता हूँ। एक ज़माने में हमें भी खान साहब बड़े सच्चे लगते थे। वक्त ने बताया कि हम बड़े बेवकूफ़ थे, और खान साहब ने नैरेटिव शुरू किया 35 पंचर का। हमें भी पता चला नहीं, खान साहब कह रहे हैं तो ठीक है, तो हमने भी 35 पंचर का शोर मचाना है। कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई फेसबुक कर रहे हैं। कॉलम लिखा मैंने नजम सेठी के खिलाफ कि जी 35 पंचर, सेठी साहब आपने 35 ही पंचर लगा दिया। अच्छा, ये हम रोज़ जनाब अफसोस देखे जी, सेठी साहब ने 35 पंचर लगा दिए। वो थोड़े अरसे के बाद खान साहब, थोड़े अरसे बाद नहीं, काफ़ी अरसा ये 35 पंचर चलते रहे, 2-3 साल। हामिद मीर के प्रोग्राम में खान साहब बैठे हुए और उन्होंने कहा नहीं वो 35 पंचर तो एक सियासी बात थी, वो एक ब्रिगेडियर ने मेरे कान में कहा तो मैंने कहा जी 35 पंचर लगे, वो कोई ऐसी संजी। मैं ज़ाती तौर पे बहुत हर्ट हुआ यार। मैं नजम सेठी के ख़िलाफ़ कॉलम लिखता रहा, और नजम सेठी बड़े आदमी हैं इस मामले में। उन्होंने जिस दिन मेरा कॉलम छपा, वो अगर आपको मौका मिले तो मैंने बड़े गुस्से में कॉलम लिखा जब हामिद मीर के साथ खान साहब की ये गुफ्तगू सामने आई। तो मैंने लिखा पंक्चर नंबर 36, 9 जुलाई 2014 या 2015 को ये छपा था जंग में। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो मेरा जो एंगर था, मैं जो हर्ट हुआ था, वो मैंने लिखा। अभी जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं ना बच्चे, मतवाले, जियाले, टाइगर्स, थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए कि खान साहब मुकर भी जाते होते हैं। सीरियसली, कल को वो इलेक्शन कमीशन के सबसे अच्छे दोस्त होंगे, आप क्या करेंगे फिर? जैसे परवेज़ इलाही, बहुत सारी मिसालें हैं, चंद कोट कर देता हूँ। परवेज़ इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, अब खान साहब के नामजद वज़ीर आला है। शेख रशीद वो शख्स थे जो चपड़ासी भी नहीं खान साहब जिन्हें रखना चाहते थे, वो वज़ीर दाखिला रहे, खान साहब के करीबी माविन रहे, और खान साहब उनके ताउन से चलते रहे। फिर उसके बाद जनाब बेशुमार मिसालें हैं खान साहब की ना, इस तरह की हरकतों की, जो कहते हैं उसका उलट ही करते हैं हमेशा। बात लंबी हो रही है, चले मैं आपको अगली खबर। अब इलेक्शन कमीशन ने तो जी काम शुरू कर दिया, कार्रवाई डलने लग गई है। उन्होंने कहा हाजिर हो जाए खान साहब, जनाब मेरे पास आए, ये जो आप गालम गलोच करते रहते हैं वो साइड पे रखें, सोशल मीडिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप हमें गाली दें या इल्ज़ाम दें या गद्दारी के फतवे लगाएं या सोशल मीडिया कैंपेन करें, 18 अगस्त को हाजिर हो जाए। पहले तो बात कर लेते हैं आपकी नाअहली की। अब ज़रा पेशियों की बातें कर लें। वो जो कहते हैं ना मरीम नवाज़ शरीफ के, हमने जो है सैकड़ों पेशियाँ भुगती और भुगती हैं। अब खान साहब की बारी है, पहली पेशी आ गई है 18 अगस्त को, दूसरी साथ ही लगा दी है 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को खान साहब फॉरेन फंडिंग के हवाले से पेश होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आप जो मर्ज़ी करें, इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे अपनी पावर खान साहब को बता रहा है, समझा रहा है। खान साहब की कोशिश ये होगी कि ना जाएं, कोई हंगामा क्रिएट कर दें, लेकिन जाना तो पड़ेगा। फिर वो अपने आप को आजकल भुट्टो समझने लग गए हैं। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा विशनरी और कहाँ ऐसा पस्त सतह का आदमी। तो वो उन्हें यूँ लगता है कि शायद उन्हें फांसी दे दी जाएगी तो वो भुट्टो के मुकाबिल हो जाएंगे। ना उन्हें कोई फांसी देगा, ना कभी वो भुट्टो के मुकाबिल हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा खान साहब तशरीफ़ लाएँ, हाज़िर हो जाएँ, लाइन में लगें और जो हमारे सवालात हैं उनका जवाब दें, बताएं आपको नाअहल ना किया, क्यों ना किया जाए। अब आज सहाफ़ियों से मिले खान साहब, तो जो सहाफ़ी उनसे मिले हैं कुछ वो अजीब सी बातें कर रहे हैं कि नहीं इतना बड़ा मसला नहीं है, असल में ना वो करप्शन नहीं हुई, कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हो गई हैं। उन नवाज शरीफ का केस याद है, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसको फारिग कर दिया। खान साहब की इर्रेगुलरिटीज़ 64 अरब रुपये की है, कर ले मुकाबला। तो फंस गए हुए हैं खान साहब बुरी तरह।
अब तीसरी खबर की जानिब चलते हैं। तीसरी खबर ये है कि जनरल बाजवा ने सऊदी अरब यूएई को फ़ोन किया। इससे पहले उन्होंने एक फ़ोन अमेरिका भी किया, आईएमएफ से जल्दी किस्त रिलीज़ करने पर इसरार भी किया, दोस्त ममालिक से मदद का भी कहा। अच्छा, जो नरेटिव बेचा जा रहा है कि असल में तो इकॉनमी जनरल बाजवा ही चला रहे हैं। देखिए, इस वक्त मईशत पर इत्तला का दौर है। हर शख्स, मैं हूँ, आप हो, जनरल बाजवा हो, मिफ्ता इस्माइल हो, इसहाक डार हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फजल, सबको मिलकर एफर्ट करनी है, उस मुसीबत से निकालना है पाकिस्तान को जिस मुसीबत में खान साहब फंसा गए हैं। और ये जो जनरल बाजवा ने इन फ़ोन्स के ज़रिए इमरान खान के नरेटिव को एक शटअप कॉल भी दी है कि वो जो कहते थे इलेक्शन करा दें फटाफट, तो और ये जो है इकॉनमी तबाह हो गई है, तो इकॉनमी तबाह नहीं हुई, इकॉनमी बेहतर हो रही है। फ़ौज और जो है पीडीएम वो मिलकर एफर्ट कर रही है। और एक नुक्ता इसमें बड़ा अहम है, वो नुक्ता ये है कि ये फ़ोन पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, पीडीएम के लिए तो नहीं कर रहे, 2-3 फ़ोन हमने अब सुने हैं। कुछ 100 को फ़ोन जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत को फंड्स दिलवाने के लिए किए होंगे। अमेरिका से फंडिंग लेनी है जनरल बाजवा, क्योंकि आप तो लड़ाई करके आते हैं ना, जैसे तलंगे आते हैं, किसी का सिर फाड़ के ही आएंगे, गले में लाल रुमाल लटका के। यूएई जाएंगे तो वहाँ पे कोई बदतमीज़ी करके आएंगे। सऊदी अरब का जहाज़ आपको मिलता है अमेरिका जाने के लिए, उस जहाज़ में सऊदी अरब के बादशाह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी है, उसने कहा खान साहब आप बस पे बैठ जाएँ, जहाज़ वापस भेज दें। ये इनकी स्टेटमेंटशिप है। तो अब जो जनरल बाजवा के ये फ़ोन है और जिससे इकॉनमी को यकीनन हेल्प मिलेगी, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा थप्पड़ है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुंह पर, जिसमें वाज़े तौर पर यह बात पता चल रही है कि अब खान साहब का चूरन बिकना ख़त्म हो गया है। अब वो ज़माने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब खान साहब हैं, इलेक्शन कमीशन है, पेशियाँ हैं, जेलें हैं, अदालतें हैं और वकील हैं, जज हैं। यही खान साहब का अगले 5-10 साल मुक़द्दर है। और बीच में कहीं खबर आई कि खान साहब जो हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। वो जो कहते हैं नवाज शरीफ भाग गया, तो ख़ुद भी भागने की कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन वो कोशिश को इतनी कामयाब नहीं हुई। और इसलिए अब वो क्योंकि वो ईसीएल वाली जो खबर आई थी बाद में, वो जहन में है हुकूमत के। ऐसे नहीं हो सकता खान साहब बक्सा उठाएंगे और चलो ही चलो लंदन चलो, ससुराल चलते, ऐसे नहीं हो सकता। खान साहब के गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग हो रहा है। आखिरी खबर के बारे में आ जाते हैं। आखिरी खबर वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में, कमीशन के हवाले से जजेस की तैनाती के मामले पर मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो उसकी तारीख़ आपको याद होगी, हुआ क्या था कि वो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट करनी थी। चीफ जस्टिस साहब उठ के चले गए थे, इजलास नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन भी उठ के चले गए, जो कि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ वर्जी है, बदतमीज़ी है, बदतहसीबी है। उन्होंने कहा जी कि इजलास मौखर हो गया। काजी फायज़ ईसा तैयारी बैठे थे, उन्होंने कहा मौखर कोई नहीं हुआ, बंदे मुस्तरद हो गए। अच्छा, फिर ऑडियो लीक करवा दी गई कि नहीं ये ऑडियो है, ये सारी ये जो वो अशतर औसाफ ने तो कुछ और कहा। अशतर औसाफ ने भी कह दिया नहीं, मेरा मतलब ये था कि ये जजेस तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन हम कवायद बनाएंगे और उसके बाद अगला इजलास करेंगे। और अगले इजलास की कहीं बात हो रही थी और ये शुरू में हो गई थी। फिर जस्टिस तारिक मसूद आ गए, उन्होंने भी काजी फायज़ ईसा वाला नरेटिव लिया। फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह आ गए, जो कि 14 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार देखें, जो जजेस इसमें जिनकी अपॉइंटमेंट कर रहे थे हम, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है, वो कैसे फिर जजमेंट देंगे, तो कोई मिल बैठ के आपस में ना मामला तय कर लेने चाहिए। और ये सारा सिलसिला चलता जा रहा है और अदालत का जो सबसे आला मनसब है और सबसे आला अदालत है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, धड़ाधड़ दिन ब दिन उठ रहे हैं। कभी कोई ख़त लिख रहा है, कभी कोई ख़त लिख रहा है।
और जो सबसे बड़ी गलती इसमें ये हुई कि वो जो ऑडियो लीक करवा दी गई, लीक नहीं कराई, रिलीज़ कराई गई चीफ जस्टिस की बात से, फिर वो ज़बां ज़द आम हो गई। और ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, इसकी कार्रवाई खुफिया रखी जाती है और इसमें पब्लिक इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन अब हर बंदा बात कर रहा है, रिक्शे वाला ही बात कर रहा है, जी ये चीफ जस्टिस साहब ने मिनट्स क्यों नहीं लिखवाए, उठ के ही चले गए। रेडी वाला भी यही बात कर रहा है। तो आप अपने इदारे को खुद इस नहज पर लेकर आ गए हैं कि जहां पर आप लोगों के तानों का निशाना बन रहे हैं। एक और ख़त आ गया और वो एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने उस हवाले से लिखा है और उसमें बातें तो वही की गई हैं कि, और जिस चीज़ पर तासुफ़ का इजहार किया गया है वो यही बात है कि ये जो आपस की मखामसत है, ग्रुप बंदी है, ग्रोह बंदी है, इसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए था। इसको आपस में बैठकर फैसला करना चाहिए था। और अगर आपस में बैठकर फैसला नहीं करेंगे तो कीचड़ सबके कपड़ों पे गिरेगा। और किसी तरह चीफ जस्टिस साहब जो कि बड़े नरम खू, गुफ्तार के बड़े माहिर हैं, गपशप अच्छी लगाते हैं, रूठों को मना लेते हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त पहल करें और मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, वरना ये खलीज हाइल हो जाएगी जिसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान की जुडिशरी को होगा। ये उन्होंने बात की। साथ साथ उन्होंने जुडिशल कमीशन के उस इजलास के बारे में भी वाज़े तौर पे बात की कि वो इजलास जो है उसका मसला क्या था। तो उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस अचानक उठकर ना चले जाते, जो डेकोरम के ख़िलाफ़ था, इस इजलास की रिक्वायरमेंट थी कि आप तमाम मेंबरान की राय लेते, जितनी देर मर्ज़ी लेते, 2.5-3 घंटे आपने बात की, 10 घंटे बात करते और उसके बाद कोई फ़ैसला कर उठते हैं। ये तो उसी तरह की बात है कि आप लूडो खेल रहे हैं और आपकी गोटी अगर मारी गई तो आपने लूडो ही उलट दी है। तो उन्होंने थोड़ा सा कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें कसूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है और उन्होंने ज़िम्मेदारी भी आयद की है कि इस मामले को हल भी अब चीफ जस्टिस कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।